हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया फैन फिक्शन लव इन फायर एंड ब्लड शेयर करने वाली हूँ। दिस फैन फिक्शन इज रिटन बाय सिजर। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो आज का पार्ट शुरू करते हैं। सारे क्लैंस के साथ वैन क्लैन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोज काफ़ी सारे क्लैन मेंबर्स बैटलफील्ड में मारे जाते। वैन रोहान की पावर लिमिटलेस थी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता ही जा रहा था। कहीं ना कहीं लान वांगजी को भी पता था कि इतने पावरफुल मैन से जीतना बहुत मुश्किल है। सारे क्लान ने ये सब देखते हुए आपस में मीटिंग रखी। क्लान मेंबर्स बातें करने लगे, क्या हमें यीलिंग पैट्रियार्क की मदद नहीं लेनी चाहिए? हम वैन रोहान और उसके पॉपेट्स को कभी नहीं हरा पाएंगे, तो क्यों ना हम एक इमोर्टल की मदद लें। यीलिंग पैट्रियार्क यंगेस्ट इमोर्टल था। उसने बहुत कम उम्र में ही इमोर्टलिटी को कल्टीवेट कर लिया था, लेकिन क्योंकि वो ब्यूरल माउंट्स में रहता था तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस तक जाने की, और वो बाहरी दुनिया से बहुत कम ही मतलब रखता था। सारे क्लान लीडर्स में आपस में डिसाइड हुआ, क्यों ना हम यीलिंग पैट्रियार्क के लिए लेटर लिखें, और तुरंत ही उसे लेटर भेज दिया गया। 2 दिन बाद एक ब्लैक बटरफ्लाई के जरिए यीलिंग पैट्रियार्क का रिप्लाई आया। उसने आंसर में लिखा था, मैं खुद पर्सनली वहां आऊंगा, और जब मैं वहां आऊंगा तो हर क्लैन लीडर को अपने उत्तराधिकारी और शिष्यों के साथ वहां प्रेजेंट होना चाहिए। उस रात लान शचान वांगजी से कह रहा था, यीलिंग पैट्रियार्क ने आज तक कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है, तो इस बार वो यहाँ आने के लिए क्यों कह रहा है? क्या वो हमारी मदद करने से इनकार कर देने वाला है? उसकी ये बात समझ आती है कि वो क्लैन लीडर्स को मीटिंग में चाहता है, लेकिन वो क्लैन लीडर के उत्तराधिकारी और शिष्य को क्यों चाहता है? उस दिन सारे क्लैन लीडर्स ही सोच में पड़ गए थे। कुछ लोगों का सोचना था कि कहीं यीलिंग पैट्रियार्क हम सबको हराने तो नहीं आ रहा, कहीं वो वैन रोहान की तरफ ही तो नहीं है। क्योंकि पहले कभी भी कुछ क्लैन लीडर्स जब यीलिंग पैट्रियार्क से फ्रेंडशिप करना चाहते थे, वो उसे अपने शिष्य या फिर अपने सर्वेंट्स को ऑफर करते थे। पैट्रियार्क हमेशा उन्हें कोल्डली रिजेक्ट कर देता था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब यीलिंग पैट्रियार्क सारे क्लैन लीडर्स से मिलने पर्सनली पहुंच गया था। यीलिंग पैट्रियार्क के एंटर करते ही असेंबली में बिल्कुल शांति हो गई थी। वो बिल्कुल अकेला आया था, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, उसके पास बस एक फ्लूट थी। सारे क्लैन लीडर्स मिलकर उसका वेलकम करते हैं। लान वांगजी भी उन्हें ज्वाइन करता है। नी मिंगजो को यीलिंग पैट्रियार्क के सामने झुकना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यीलिंग पैट्रियार्क एक इमोर्टल था और वो सब उसकी मदद मांग रहे थे, इसलिए नी मिंगजो को झुकना पड़ा। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, अब आप लोग खड़े हो सकते हैं, मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ। तभी एक सर्वेंट आकर उसे टी सर्व करती है। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मुझे लगा आप लोग वाइन सर्व करेंगे। लान वांगजी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। टी को रिजेक्ट करके वाइन के लिए डिमांड करना ये लान क्लान के एटिकेट्स के खिलाफ था, लेकिन लान वांगजी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अब जब वो सर्वेंट गर्ल एक कप में वाइन करके लाती है तो यीलिंग पैट्रियार्क वो कप ना लेकर सर्वेंट गर्ल के हाथ से पूरा जार उठा लेता है और वाइन पीने लगता है। अब यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, इस मीटिंग में जो भी क्लान लीडर नहीं है, उनका उत्तराधिकारी नहीं है या उनका पहला शिष्य नहीं है, वो प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना आप सब मुझे कंफ्यूज कर देंगे। सब लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यीलिंग पैट्रियार्क उन सबसे इंट्रोडक्शन मांगता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की शुरुआत लान चुचैन करता है। लान चुचैन पहले खुद को लान क्लैन का लीडर बताता है और फिर वो लांग वांगजी को गुसु लैन का उत्तराधिकारी और पहला शिष्य कहकर इंट्रोड्यूस करता है। यीलिंग पैट्रियार्क उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। सारे क्लान लीडर्स एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, आप सब में से जो भी मैरिड हैं या ऑलरेडी एंगेज्ड हैं वो खड़े हो जाएं। एक एक करके काफी सारे लोग खड़े हो गए थे, लेकिन कुछ शिष्य थे जो अभी भी बैठे हुए थे। यीलिंग पैट्रियार्क एक एक करके उन सब की तरफ देखता है। वो सब यीलिंग पैट्रियार्क से नजरें चुराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लांग वांगजी की बारी आती है, वो यीलिंग पैट्रियार्क से नजरें चुराता नहीं है, बल्कि उसकी तरफ ही देखता रहता है। यीलिंग पैट्रियार्क ये बात नोटिस करता है। अब कुछ समय बाद वो उन सबको बैठने के लिए कह देता है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। हमने सोचा था कि हम लोग युद्ध के बारे में बातें करेंगे। यीलिंग पैट्रियार्क के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है? तभी यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, तुम लोग वैन रोहान को मरवाना चाहते हो और उसके पपेट्स को भी खत्म कर देना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लान वांगजी को ये सुनकर भी बहुत गुस्सा आता है कि यीलिंग पैट्रियार्क लोगों की जिंदगी के साथ बार्गेनिंग कर रहा है। लेकिन लान शचान यीलिंग पैट्रियार्क से बहुत पोलाइटली पूछता है, आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? पैट्रियार्क कहता है, मुझे ना गोल्ड चाहिए, ना सिल्वर चाहिए, ना कॉइन्स चाहिए, मेरे पास ये सब कुछ है। इसके अलावा तुम मुझे और क्या ऑफर कर सकते हो? सब लोग कोई जवाब नहीं दे पाते, तो यीलिंग पैट्रियार्क सारे सैक लीडर से कहता है, तुम लोग मुझे अपने शिष्य और अपने सर्वेंट्स भेजा करते थे, क्या तुम लोगों को याद है? नी मिंगजॉय कहता है, हमें याद है, तुमने वो सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो क्या तुम्हें अब अचानक से इंटरेस्ट आने लगा है? पैट्रियार्क कहता है, नहीं, मैं बस सोच रहा था, क्या तुम लोगों के क्लान में अट्रैक्टिव मैन और वुमेन की कमी हो गई है, जो तुमने वो ऑफर्स देने बंद कर दिए? क्या क्लान में इतना अट्रैक्टिव कोई भी नहीं जो यीलिंग पैट्रियार्क के साथ बेड शेयर कर सके? क्योंकि सारे सेक्ट लीडर पैट्रियार्क को इम्प्रेस करना चाहते थे, तो सब कहने लगते हैं। सबसे पहले वो सेक्ट लीडर कहता है, अगर यीलिंग पैट्रियार्क चाहते हैं तो मैं उनके लिए मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोस्टिट्यूट भिजवा सकता हूँ। सेक्ट लीडर चैन कहता है, यीलिंग पैट्रियार्क अगर आप चाहें तो मेरी बड़ी बेटी से शादी कर सकते हैं। तभी यीलिंग पैट्रियार्क मुस्कुराते हुए कहता है, शादी का ऑफर बिल्कुल ठीक रहेगा, फिर तो मैं पक्का आपकी युद्ध में मदद करूंगा। मैं अपने इन लॉज के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर लैन चचान कहता है, अगर यीलिंग पैट्रियार्क शादी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। तभी सैक लीडर यू कहता है, यीलिंग पैट्रियार्क ने हमें यहाँ हमारे उत्तराधिकारी और शिष्यों के साथ आने के लिए कहा, क्या इसका मतलब है कि यीलिंग पैट्रियार्क उनमें से ही किसी से शादी करना चाहते हैं?
पैट्रियार्क कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और मैं चूज कर चुका हूँ। वो वांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे सेकंड यंग मास्टर लैंड चाहिए। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। मीटिंग के सारे लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। लैंड चचैन पैट्रियार्क से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरे भाई को ही क्यों चुना है? पैट्रियार्क कहता है, ये बात क्लियर है कि यहाँ मौजूद सारे शिष्यों में वांग जी ही मोस्ट हैंडसम है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है। तुम लोग मुझसे इतना बड़ा फेवर मांग रहे हो तो बदले में मैं भी अपने लिए बेस्ट ही डिजर्व करता हूँ ना। लैंड चचैन कहता है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैरिज के बारे में हमें प्राइवेटली डिस्कस करना चाहिए। पैट्रियार्क कहता है, सैक लीडर लैंड, यहाँ डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे डाउरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे अपना भाई दीजिए और मैं आपको वैन रोहान के खिलाफ जीत दिलवाने में मदद करूंगा। और अगर आप मुझे रिफ्यूज करते हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको ये युद्ध खुद ही जीतना होगा। जीत का नाम सुनते ही क्लान लीडर्स की आंखें ब्राइट हो जाती हैं, क्योंकि सब लोग काफी समय से वैन रोहान के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। लेकिन सब लोग ये भी सोच रहे थे, क्या लान वांगजी उन लोगों की जीत के लिए खुद को यिलिंग पैट्रियार्क के हवाले कर देगा। वांगजी लान चचैन की तरफ देखता है। लान चचैन पैट्रियार्क से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वांगजी को पता था कि लान चचैन कभी भी उसे इस तरह यिलिंग पैट्रियार्क के हवाले नहीं करेगा, चाहे युद्ध में उन्हें हारना भी क्यों ना पड़े या लोगों की जानें भी क्यों ना चली जाएं। ये देखकर वांगजी को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नजर आता है और वो कह देता है, मैं तैयार हूँ। लान चचैन एक सैड फेस के साथ वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन वांगजी सिर्फ पैट्रियार्क की तरफ ही देखता रहता है। पैट्रियार्क स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा लगा सेकंड यंग मास्टर लैन। मुझे पता है हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। वांगजी खुद को फोर्स करता है और उसके पास जाता है। पैट्रियार्क अपने बालों से एक लोटस हेयर पिन निकालता है और वांगजी को देता है। पैट्रियार्क उससे कहता है, नेक्स्ट बैटल तक इसको पहने रखना, अगले महीने मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पैट्रियार्क लान चचैन से कहता है, अगर मैं तुम लोगों को युद्ध जीतने में मदद नहीं कर पाता हूँ तो तुम अपने भाई को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन अगर तुम जीतते हो तो मैं अगले महीने अपने लोगों को वांगजी को ले जाने के लिए भेजूंगा। प्लीज उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाना। लैन चचैन उससे और भी क्वेश्चंस करना चाहता था, लेकिन यिलिंग पैट्रियार्क तब तक वहां से गायब हो चुका था। उस रात लान वांगजी बिल्कुल नहीं सो पाया था और उसी सिल्वर पिन को दिखे जा रहा था जो पैट्रियार्क ने उसे दी थी। अगले दिन सब लोगों का वैन रोहान के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाता है और वांगजी उसी पिन को वेयर करके जाता है, जैसा कि यिलिंग पैट्रियार्क ने उससे कहा था। जब युद्ध शुरू होता है तो वांगजी के सामने सारे पपेट्स एशेस में बदल जाते हैं। इसका मतलब पैट्रियार्क अपने प्रॉमिस को रख रहा था, लेकिन युद्ध तभी खत्म हो सकता था जब वैन रोहान मारा जाए। अब सब लोग वैन रोहान को मारने के लिए नाइटर सिटी पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वैन रोहान के बनाए उसके खुद के पपेट्स ही वैन्स पर अटैक करने लगते हैं। जब लान चचैन, नी मिंगजे और वांगजी वैन रोहान तक पहुंचते हैं, लान चचैन वैन रोहान को सरेंडर करने का एक मौका देता है, लेकिन वैन रोहान कोई ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ चिल्लाता ही रहता है क्योंकि उसके बनाए हुए पपेट्स उसके कंट्रोल में नहीं थे। नी मिंगजे को बहुत गुस्सा आता है और जल्दी ही वैन रोहान भी बादशाह के द्वारा मारा जाता है। आखिरकार युद्ध खत्म हो चुका था, वो लोग जीत चुके थे, वैन रोहान मारा जा चुका था, सारे वैन सोल्जर्स भी खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का समय था। सब लोग सेलिब्रेशन में लगे थे, लेकिन वांगजी 3 दिन तक सेक्लूजन में चला गया था। युद्ध में जो सर्वाइवर्स थे वो यिलिंग पैट्रियार्क के ही भेजे हुए थे। अब वांगजी और लान चचैन वापस क्लाउड रेसेस आ गए थे। गेट पर लान चुरैन उनका इंतजार कर रहा था। लान चचैन ने लेटर के थ्रू पहले ही लान चुरैन को बता दिया था कि वांगजी और यिलिंग पैट्रियार्क का रिश्ता तय हो चुका है। पूरे क्लाउड रेसेस में ये बात फैल चुकी थी। पैट्रियार्क ने भी लेटर के थ्रू वेडिंग डेट बता दी थी और उसने वेडिंग डेट का नाम न्यू मून रखा था। लान चचैन ने उससे शादी क्लाउड रेसेस में करने के लिए पूछा था, लेकिन पैट्रियार्क ने साफ मना कर दिया था। उसने लिखा था कि वेडिंग ब्यूरियल माउंट्स में ही होगी। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपीज बनवाई गई। एक कॉपी पर वांगजी ने अपनी सील लगा दी और दूसरी कॉपी ब्यूरियल माउंट्स में पैट्रियार्क के पास भेज दी गई। वेडिंग रोब्स और वेडिंग ज्वेलरीज भी सेलेक्ट की जा चुकी थी। वेडिंग से एक दिन पहले लैन वांगजी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसे पता था कि शायद वेडिंग के बाद वो अपनी फैमिली मेंबर्स से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो इस दिन को लान चरन और लान चचैन के साथ ही स्पेंड करना चाहता था। उनके साथ लंच करने के बाद क्लाउड रेसेस की हेड फिजिशियन वांगजी के पास आती हैं। लैन क्लान में वेडिंग से एक दिन पहले लैन शिष्यों को हमेशा फिजिशियन से मिलवाया जाता है, ताकि उन्हें वेडिंग की फर्स्ट नाइट होने वाली इंटीमेसी के बारे में बताया जा सके। वांगजी को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि एक रिचुअल थी तो वांगजी को करना ही था। वांगजी ने फिजिशियन को इनवाइट किया। फिजिशियन ने उसे अच्छे से डिस्क्राइब किया कि उससे फर्स्ट नाइट पर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिजिशियन ने उसे कहा कि अगर उसे कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन वांगजी ने साफ मना कर दिया। अगर परिस्थितियां कुछ और होती, अगर वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहा होता जिसे वो प्यार करता है, तो शायद वो ये सब सीखने की कोशिश करता। उसे अभी भी नहीं पता था कि अपने मैरिज के बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। उसे किस और टच करना भी नहीं आता था। लेकिन वो अपने किसी लवर से शादी नहीं करने वाला था, ना ही वो कोई अरेंज मैरिज कर रहा था, बल्कि उसकी शादी तो बदनाम यिलिंग पैट्रियार्क के साथ होने वाली थी। फिजिशियन ने उससे पूछा कि क्या वो कोई मैरिज बुक्स देखना चाहेगा, लेकिन वांगजी ने इस पर भी मना कर दिया। फिजिशियन वहाँ से उठकर जाने लगी और जाते जाते उन्होंने उससे कहा, आपको अपनी फर्स्ट नाइट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए सेकंड यंग मास्टर लाइन। हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत इम्पेशेंट हो। ये आखिरी बात जो फिजिशियन ने कही थी वो वांगजी के कानों में गूंजती ही रहती है। कस्टम के अकॉर्डिंग उसे वेडिंग से पहले वाली रात अकेले बितानी थी।
वो अपने रूम में जाता है, बात लेता है, लेकिन उसके दिमाग में वही लाइन चलती रहती है, आपको फर्स्ट नाइट के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि शायद आपके हस्बैंड इम्पेशेंट हो सकते हैं। क्योंकि पैट्रियार्क एक इमोर्टल था और इमोर्टल्स के बारे में कल्टिवेटर्स को कुछ पता नहीं होता, तो हीलिंग पैट्रियार्क को प्राइवेटली क्या करना पसंद है, वांग जी को इसका कोई आइडिया नहीं था। अब सुबह हो चुकी थी और वेडिंग डे आ चुका था। अब वांग जी को क्लाउड रेसेस छोड़कर जाना था। लन चचैन वांग जी से कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क की फिजिशियन का लेटर आया था। उनका कहना है कि अगर तुम्हें अपने नए घर में हेल्थ को लेकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उन्हें बता सकते हो। वांग जी लेटर पढ़कर लग रहा था कि शायद वो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हैं। हालांकि वांग जी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसे अपने नए घर में कोई दोस्त मिलेगा। आज तक वो क्लाउड रेसेस में ही अपने दोस्त नहीं बना पाया था। पैट्रियार्क खुद वांग जी को लेने नहीं आया था। उसने अपने गार्ड्स को भेजा था जो वांग जी को बिरल माउंट्स में ले जाते और वहीं उन दोनों की वेडिंग होती। लैन चैन को इस बात की संतुष्टि थी कि यीलिंग पैट्रियार्क ने क्लाउड रेसेस में कदम नहीं रखा, लेकिन उसे इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यीलिंग पैट्रियार्क को खुद अपने पार्टनर को लेने यहाँ आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो यीलिंग पैट्रियार्क से किसी भी तरीके की बहस कर सकते। पैट्रियार्क ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था और अब उनकी बारी थी अपना प्रॉमिस पूरा करने की। लैन वांगजी अब पैट्रियार्क का ही हो चुका था। वांगजी बिरियल माउंट्स जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। लैन चैन और वांगजी साथ में खड़े थे, तभी उनके पास एक फीमेल आती है जो खुद को यीलिंग पैट्रियार्क की फिजिशियन बताती है। वो अपना नाम वेचिंग बताती है। वो लैन चैन से कहती है, सेक्ट लीडर, वो लेटर आपको मैंने ही भेजा था। अब वो वांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हीलिंग पैट्रियार्क वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत बेचैन है। हीलिंग पैट्रियार्क ने वांग जी के लिए एक पालकी भेजी थी जिसे कुछ पपेट्स लेकर आ रहे थे। वांग जी पालकी की तरफ आगे बढ़ता है और एक पपेट एक स्टूल पालकी के सामने रख देता है जिससे वांग जी आसानी से चढ़ सके। लैन चैन वेचिंग से कहता है, प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखना। वेचिंग कहती है, सेक्ट लीडर लैन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वांग जी जब पालकी में बैठता है तो फाइनली उसे कोई नहीं देख सकता था और वो गहरी सांस लेता है। वो सोचने लगता है कि चाहे अब वो कुछ भी करे, वेडिंग को होने से नहीं रोका जा सकता। अगर वो लड़ने या चिल्लाने की भी कोशिश करे, पैट्रियार्क फिर भी उसे अपने साथ लेकर जाएगा। सारे क्लैन को उसके और पैट्रियार्क के बारे में पता चल चुका था और वो अपनी वजह से क्लाउड रेसेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहता था। एल्डर्स के कहने पर उसे लैंड सेक्ट का फोरहेड रिबन भी निकालना पड़ा, क्योंकि एल्डर्स का कहना था कि अब जब वो ईलिंग पैट्रियार्क का होने वाला है तो उसे लैंड सेक्ट की सारी चीज़ें यहीं छोड़कर जानी होंगी, वरना ईलिंग पैट्रियार्क को इंसल्टिंग फील हो सकता है। उसने अपना रिबन निकालकर लैन चैन को दे दिया था, लेकिन लैन चैन ने उसे रिबन वापस देते हुए कहा कि हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, तुम लैंड सेक्ट के मेंबर हो। लेकिन लैन चैन उसे ये नहीं कह पाया कि क्लाउड रेसेस अभी भी तुम्हारा घर है। वांग जी ने फोरहेड रिबन को फोल्ड करके अपने बैग में ही रख लिया। पालकी का इस्तेमाल करके वो लोग पहाड़ी के नीचे तक पहुंचे। उसके बाद वो ईलिंग के लिए पोर्टल तालिस्मान का इस्तेमाल करके जाने वाले थे। लांग वांग जी ने कभी भी ऐसे पोर्टल तालिस्मान के बारे में नहीं सुना था जो इतने सारे लोगों को पालकी को चला रहे 3 डंकीज को ट्रैवल करवा सके। लेकिन वेचिंग उससे कहती है, हांगुंजुन, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही ईलिंग पहुंच जाएंगे। पोर्टल तालिस्मान का इस्तेमाल करने के बाद वो लोग ईलिंग टाउन में पहुंच जाते हैं। वेचिंग वांग जी के पास आती है और उससे कहती है, हम जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाले हैं, वो आपका इंतजार कर रहा होगा। वो आपको वेडिंग बाउज लेने के लिए अंदर लेकर जाएगा, फिर एक भोज का आयोजन होगा और फिर आपको आपके वेडिंग रूम में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होना है वो तो आपको क्लाउड रेसेस की फिजिशियन ने बता दिया होगा ना। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है ये सब कहने का, लेकिन क्या आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं? वांग जी साफ मना कर देता है। हालांकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वेडिंग रूम में क्या होना है, लेकिन वो इस तरीके के मैटर को एक ऐसी वुमेन के साथ डिस्कस नहीं कर सकता था जिससे वो अभी मिला है। वेचिंग ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अब पालकी ईलिंग पैट्रियार्क के घर तक पहुंच चुकी थी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी भी मेरे चैनल पे 54.6% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते यार, प्लीज़ कर दिया करो। ओके, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पालकी के ईलिंग पैट्रियार्क के घर तक पहुंचने के बाद वांग जी देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ गए थे, जिनमें से कुछ पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं थे। वांग जी ने अपना वेल पहन लिया था। वेटिंग उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़कर एक लाल कपड़े से बने रास्ते पर उसे लेकर जाती है और उसका हाथ ईलिंग पैट्रियार्क के हाथों में दे देती है जो अपने घर के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी सारे लोग बहुत क्यूरियस होकर उन लोगों की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं थी। ईलिंग पैट्रियार्क वांग जी को अपने घर के अंदर ले आता है। वांग जी अपने आसपास देखने लगता है। वांग जी को अंदर ही अंदर डर था कि कहीं अब पैट्रियार्क उसे हमेशा इन 4 दीवारों के अंदर ही तो नहीं रखेगा। पैट्रियार्क उसका हाथ पकड़ते हुए उसे एक साइलेंट हॉल में लेकर आता है और तभी उनके रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं जिससे कोई अंदर ना आ सके। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पैट्रियार्क और वांग जी को पैट्रियार्क के पेरेंट्स के सामने बाउज लेने थे, लेकिन वांग जी को वहाँ पैट्रियार्क के पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे थे। वांग जी को क्यूरियोसिटी होने लगी कि पैट्रियार्क ने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया। सालों पहले सारे क्लान्स में सबको ये तो पता था कि ईलिंग पैट्रियार्क ने इमोर्टलिटी को कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन ईलिंग पैट्रियार्क का ओरिजिन क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है, इस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था। पैट्रियार्क वांग जी को बैठने का इशारा करता है और दोनों घुटनों पर बैठकर अपने बाउज लेते हैं। वांग जी अपने वेल के थ्रू देखने की कोशिश करता है तो सामने 2 कब्र बनी हुई थी।
वांग जी को फिर क्यूरियोसिटी होती है, उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे। वो पैट्रियार्क से पूछना चाहता था तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या नाम रखा था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछ पाया। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर पैट्रियार्क के पेरेंट्स जिंदा होते तो बाउस लेने के बाद टी सेरेमनी होती, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं थे तो अब पैट्रियार्क वांग जी को सीधा अपने वेडिंग रूम में लेकर जा सकता था। वो उसका वेल हटाता और फिर उन दोनों की वेडिंग को कंप्लीट माना जाता। लेकिन पैट्रियार्क ने वांग जी को रूम में ले जाने से पहले ही उसका वेल हटा दिया था। वांग जी अचानक घबराने लगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीका नहीं था। रिचुअल के अकॉर्डिंग अपने रूम में जाने से पहले उसे वेल नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वो एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते थे। वांग जी पैट्रियार्क की तरफ नहीं देखता, वो आसपास देखता है तो वहाँ कोई भी सर्वेंट या कोई भी लोग नहीं थे। पैट्रियार्क उससे कहता है क्या हुआ, उस दिन क्लान लीडर्स के साथ जब मेरी मीटिंग थी तब तो तुम मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे थे, आज तुम्हें मेरी तरफ देखने में इतना शाय फील क्यों हो रहा है। पैट्रियार्क की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो वांग जी को चिढ़ा रहा हो। वांग जी को ये पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं था कि उसे शाय फील हो रहा था, लेकिन वो बस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहता था, क्योंकि रिचुअल के अकॉर्डिंग वेडिंग रूम में जाने से पहले उन्हें एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए था और पैट्रियार्क को उसका वेल नहीं हटाना चाहिए था। जब वांग जी अभी भी उसकी तरफ नहीं देखता तो पैट्रियार्क उसकी चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आता है। फाइनली वांग जी उसकी आंखों में देखने लगता है। पैट्रियार्क कहता है अब तुम फिर मुझे घूर कर देख रहे हो, अब मैंने क्या गलती कर दी। वांग जी कहता है तुम्हें वेल अभी नहीं हटाना चाहिए था। पैट्रियार्क हंसने लगता है और उससे कहता है ऐसा है क्या, लेकिन अगर मैं वेल नहीं हटाता तो तुम खाना कैसे खाते। वांग जी कहता है मैं नहीं खा सकता, क्योंकि रिचुअल के अकॉर्डिंग वांग जी को 3 दिन का फास्ट रखना था, तो वो वेडिंग वाले दिन नहीं खा सकता था। पैट्रियार्क कहता है मैं तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहता, भोज के आयोजन में लोगों ने बहुत मेहनत की है, अगर हम दोनों खाने नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वांग जी ऐसे ही साइलेंट रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। पैट्रियार्क उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है और उससे कहता है कि जल्दी चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। बाहर जाकर काफ़ी सारे गेस्ट उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को देखते ही सब उनकी तरफ झुकते हैं और उनका वेलकम करते हैं। पैट्रियार्क वांग जी को अपनी टेबल पर लेकर आता है। कुछ लोग वहाँ म्यूजिक प्ले कर रहे थे और कुछ सर्वेंट्स उन्हें फूड सर्व कर रहे थे। सब लोग वांग जी की तरफ ही देखते रहते हैं, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता। तभी वेचिंग वहाँ पास आकर बैठती है। अब पैट्रियार्क वाइन सर्व करता है, वो वांग जी के कप में भी वाइन करने वाला होता है, तभी वेचिंग उसे रोक देती है। वेचिंग उसे कहती है लैंस एक्ट में ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड वाइन नहीं पीता। वेचिंग ने जो भी कुछ कहा वांग जी को वो सुनकर सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगता है शायद पैट्रियार्क अब उससे कहेगा कि लैंस एक्ट में ये सब अलाउड हो या ना हो, लेकिन अब तुम मेरे हो और मैं तुमसे वाइन पीने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें ये पीनी ही होगी। लेकिन पैट्रियार्क ऐसा नहीं करता और अपने लिए ही और वाइन सर्व कर लेता है। वांग जी अपनी टी को ही एंजॉय करता है। कुछ समय बाद पैट्रियार्क वांग जी से पूछता है हस्बैंड तुमने इतना कम खाया है, क्या तुम्हें फूड पसंद नहीं आया या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम्हें फिजिशियन की ज़रूरत हो तो हमारी फिजिशियन तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती हैं। ऐसा कहकर पैट्रियार्क वेचिंग की तरफ मुस्कुराने लगता है। वांग जी को उन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वेटिंग वेडिंग पार्टी का हिस्सा है और वो वांग जी को लेने के लिए क्लाउड ड्रेसेस भी आई थी। इसका मतलब पैट्रियार्क उस पर बहुत विश्वास करता है, या वो उसकी कजिन हो सकती है या उसकी बड़ी सिस्टर, या वो उसके हस्बैंड के लिए उससे भी बढ़कर कुछ और है। वेडिंग से पहले वांग जी को अंदाजा था कि उसे अपने नए घर में शायद उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस मिल सकती हैं, लेकिन उसे उन लोगों के होने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सैक लीडरलैंड का भाई था और हीलिंग पैट्रियार्क से उसकी वेडिंग हुई थी, तो अगर उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है भी तो उससे वांग जी की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी उसकी पोजीशन बहुत अनस्टेबल थी, स्पेशली उन मिस्ट्रेस के सामने जो ऑलरेडी उसके हस्बैंड का विश्वास जीत चुकी हैं। पैट्रियार्क और वेचिंग दोनों ही वांग जी के आंसर का वेट कर रहे थे। वांग जी कहता है लैंस एक्ट में मीट नहीं खाया जाता। पैट्रियार्क वेचिंग की तरफ गुस्से में देखता है तो वेचिंग कहती है मैंने सैक लीडरलैंड को खत लिखा था कि अगर उन लोगों के क्लान में कोई कस्टम हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात हो तो वो बता सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि लैंड क्लैन में वाइन अलाउड नहीं है, लेकिन मीट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। वांग जी सोचने लगता है शायद उसके ब्रदर ने मीट के बारे में इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, और अगर पैट्रियार्क को पता चलता है कि उन्होंने वांग जी पर ऑलरेडी इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो शायद उसे गुस्सा आ सकता है। लेकिन वेइंग वांग जी की प्लेट से भी मीट उठाकर खाने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे सेक्ट में अल्कोहल अलाउड नहीं है, मीट अलाउड नहीं है। माय डियर हस्बैंड तुम्हारे सेक्ट में फ़न के लिए करते क्या हैं। वांग जी कहता है मेरे सेक्ट में फ़न ज़रूरी नहीं है, वहाँ हार्डवर्क ज़रूरी होता है। तभी पैट्रियार्क के पास वहाँ 3-4 साल का एक बच्चा आता है। पैट्रियार्क उसे अपने गोद में बिठाते हुए और उसके गाल पिंच करते हुए कहता है क्या हुआ, तुमने सब लोगों की प्लेट से पोर्क खा लिया तो तुम अब यहाँ आए हो। उस बच्चे को पैट्रियार्क की गोद में देखकर वांग जी की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार था क्योंकि इतने बड़े मोर्टल के अवैध संबंध भी होंगे और उनसे उनके बच्चे भी होंगे। वांग जी सोचने लगता है क्या इस बच्चे की माँ वेचिंग हो सकती है या इस हॉल में बैठी कोई और लेडी। वो जो भी कोई होगी अभी मेरी तरफ बहुत जेलसी भरी नज़रों से देख रही होगी, लेकिन उसकी पोजीशन भी सिक्योर है क्योंकि मैं एक मैन हूँ, क्योंकि पैट्रियार्क ने एक मैन से शादी की है जो शायद ही उसे चाइल्ड दे सकता है। उस समय में वो कल्टिवेटर्स जिनकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रांग होती है, सेम सेक्स में शादी करना बहुत कॉमन था।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और इमोर्टल का जीवन काल बहुत लंबा होता है, जिससे उन्हें किसी वारिस की ज़रूरत तो नहीं होती। पेट्रार्क एक इमोर्टल था, तो उसे वारिस की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए शायद उसने क्लैंस लीडर्स के बीच जो मीटिंग हुई थी, उसमें किसी फीमेल को नहीं चुना, बल्कि वांगजी को चुना। लेकिन उस बच्चे को पेट्रार्क की गोद में देखकर वांगजी को डाउट होने लगता है कि शायद वो पेट्रार्क का ही बेटा होगा। अब वो बच्चा वांगजी की तरफ देखने लगता है और वांगजी के सामने जो प्लेट रखी हुई थी उस फूड की तरफ देखने लगता है। तो पेट्रार्क उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड मीट नहीं खाता, तो वो शायद तुम्हारे साथ थोड़ा शेयर करे। आयुन वांगजी की प्लेट की तरफ ही देखने लगता है, तो वांगजी वो प्लेट उसके सामने कर देता है और आयुन वो पोर्क खाने लगता है। पेट्रार्क हंसते हुए उससे कहता है, थोड़ा धीरे धीरे खाओ वरना तुम बहुत मोटे हो जाओगे। आयुन को पेट्रार्क की गोद में हंसता हुआ देखकर वांगजी को सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसे खुशी होती है कि उसका हस्बैंड एटलीस्ट बच्चों के साथ तो अच्छे से पेश आता है। वो बच्चा मीट खाते वक्त बीच बीच में वांगजी की तरफ ही देखता रहता है और चुपके से पेट्रार्क के कान में कुछ कहता है। पेट्रार्क हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। लेकिन वो बच्चा पेट्रार्क के रोब्स में अपना फेस छुपा लेता है और पेट्रार्क उससे कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें शर्म आ रही है। पेट्रार्क वांगजी से कहता है, आयुन को लगता है कि तुम बहुत प्रिटी हो। वांगजी अचानक शॉक्ड हो जाता है और आयुन से कहता है, थैंक यू आयुन, तुम भी बहुत प्रिटी हो। वांगजी सोचता है कि शायद पेट्रार्क सोच रहा होगा वो उस बच्चे के साथ बहुत गुस्से से पेश आएगा, क्योंकि कोई भी अपने हस्बैंड के नाजायज बच्चों को कैसे झेल सकता है। लेकिन वांगजी को पता था कि उन दोनों के खुद के चाइल्ड तो नहीं होंगे, इसीलिए वो आयुन को प्यार देना चाहता था और उसे नहीं डराना चाहता था। अब जल्दी ही बैंक्वेट खत्म होने का समय आ गया था। वहाँ 3 लेडीज पेट्रार्क की तरफ आ रही थी। पेट्रार्क वांगजी से कहता है, ये तीनों तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देंगी। वो तीनों वांगजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती हैं। वांगजी उन तीनों को फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों ह्यूमन नहीं थी बल्कि पपेट्स थी। वांगजी सोचने लगता है वैन रोहान के बनाए पपेट्स बिल्कुल अलग थे, क्योंकि पेट्रार्क के बनाए पपेट्स की जो स्किन थी वो पूरी तरीके से व्हाइट थी और उनके लिप्स रेड थे। वांगजी को लग रहा था कि शायद पेट्रार्क ने उसके रहने के लिए एक बंजर जमीन का ही इंतजाम किया होगा, जो जेल जैसी दिखती होगी। लेकिन वो तीनों उसे एक चैम्बर में लेकर आई थी, जहाँ उसके लिए एक बेडरूम था, एक स्टडी रूम था, उसके लिए प्राइवेट बाथ भी था। वो चैम्बर बहुत कंफर्टेबल था। अब वो तीनों लड़कियां वांगजी की तरफ देखकर आपस में कुछ बातें करने लगती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। अब वो उसे बेडरूम में लेकर आती हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा बेड था और चारों तरफ रेड कर्टेन्स लगे हुए थे। वो तीनों मिलकर वांगजी के हेडपीस को और उसके वेडिंग रोब को निकालने में मदद करती हैं। वांगजी समझ जाता है कि वो उसकी सर्वेंट है जो उसे सर्व करेंगी। वांगजी को बहुत अजीब लगने लगता है, क्योंकि क्लाउड रेसेस में उसके ऐसे कोई भी सर्वेंट नहीं थे जो उसके इन सब कामों में मदद करते हों, क्योंकि वो अपने प्राइवेट काम आज तक खुद ही करते हुए आया था। लेकिन वेडिंग रोब को निकालना बहुत मुश्किल था। वेडिंग रोब पहनाने में उसकी मदद लान शुचैन ने की थी, लेकिन यहाँ उसके साथ लान शुचैन नहीं था। वो लड़कियां वांगजी के हेडपीस को निकालती हैं और सारे पिन निकालने लगती हैं। तभी वो उसके लोटस पिन को टच नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उन्हें पेट्रियार्क ने ही दी होगी। वो उसके वेडिंग रोब को निकाल देती हैं और उसके सिल्क रोब को भी निकाल देती हैं। अब वांगजी केवल अपने इनर रोब में रह जाता है। वांगजी अपने इनर रोब को कस के पकड़ लेता है, तो वो लड़कियां आपस में हंसने लगती हैं और कहती हैं, कुछ हमें मास्टर के लिए भी छोड़ देना चाहिए। वांगजी के चीज़ बुरी तरह रेड होने लगते हैं। वो लड़कियां दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। अब वांगजी उस पूरे चैम्बर में अकेला होता है। वांगजी अपने बैग को चेक करता है, तो उसके बैग से सारा सामान ऑलरेडी शेल्फ्स में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अपना वार्डरोब चेक करता है, तो उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरीज और काफ़ी सारे नए कपड़े थे। अब वांगजी को याद आता है कि पेट्रियार्क ने मीटिंग में क्या कहा था। उसने कहा था कि उसने वांगजी को उसकी ब्यूटी की वजह से चुना है। वांगजी को लगने लगा था कि पेट्रियार्क ने उससे शादी सिर्फ प्लेजर के लिए ही की है। और तभी उसे वो तीनों लड़कियां याद आती हैं जो पॉपेट्स थी, और उनकी बॉडी प्योर वाइट थी और रेड लिप्स थे। वांगजी सोचने लगता है कि क्या उसने उन पॉपेट्स के साथ भी नाइट स्पेंड की होगी। क्या उसका हस्बैंड इतना अय्याश है कि वो पॉपेट्स को भी नहीं छोड़ता होगा। लेकिन वांगजी अब और ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि अब उसे ये सब करना ही था। उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुका था, वो बाउस ले चुके थे और अब वो पेट्रियार्क के घर में था। वो वहीं बेड पर बैठ जाता है और पेट्रियार्क का इंतजार करता है। तभी पेट्रियार्क उनके बेड चैम्बर में एंटर करता है। वांगजी को सिर्फ इनर रोब में बेड पर बैठा हुआ देखकर पेट्रियार्क कहता है, ये सब वो लड़कियों ने ही किया होगा ना, वो लड़कियां भी ना। पेट्रियार्क की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़कियां उसके लिए नीस या उसकी डॉटर जैसी हों। रस्म के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को वेडिंग नाइट वाले दिन वाइन पीना होता है। पेट्रियार्क उसके लिए वाइन सर्व करता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम वाइन नहीं पीते, तुम बस वाइन पीने का दिखावा करो और हम इस रस्म को कंप्लीट कर लेते हैं। वांगजी वैसा ही करता है जैसा पेट्रियार्क ने कहा था। वो वाइन के ग्लास को सिर्फ अपने लिप्स तक टच ही करता है। अब पेट्रियार्क बेड पर बैठता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, लेकिन अभी वो एक दूसरे को टच किए हुए नहीं थे। पेट्रियार्क वांगजी के बालों में हाथ फिराता है। वांगजी को लगने लगता है कि शायद वो अब उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, लेकिन वांगजी देखता है कि पेट्रियार्क उसके बालों में लगाई हुई वो लोटस पिन को फिक्स कर रहा था। और पेट्रियार्क उससे कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे क्लान में काफ़ी सारे रूल्स हैं। वांगजी कहता है, हाँ 3000 रूल्स हैं। पेट्रियार्क कहता है, सच में 3000 रूल्स?
मैंने ये भी सुना है कि वहाँ तुम्हें 9 बजे सोना होता है और 5 बजे उठना होता है। वांग जी कहता है हाँ। तो पेट्रा कहता है तुम्हें वो सारे रूल्स यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तुम 5 बजे से जगे हुए हो हस्बैंड, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गए होंगे। ऐसा कहकर वो वाइन के कप्स ट्रे में रखकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बेड चैम्बर में अकेला ही रह जाता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि उसे अच्छा फील करना चाहिए या इंसल्टेड फील करना। जी रूम में अकेला ही रह गया था, पेट्रा वहाँ से चला गया था। अब सुबह होती है, वांग जी उठता है और कुछ समय बेड पर लेटे हुए ऐसे ही सोचने लगता है। अब वो क्लाउड रेसेस में नहीं था, तो उसे जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करने की और अपने लेसन्स के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो अपने हस्बैंड के घर में था, जहाँ वो जब तक चाहे तब तक आराम से लेटा रह सकता था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके चैम्बर में सनलाइट भी आने लगी, तो वांग जी बेड से उठा। उसने अपना फेस वॉश किया, उसने पाउच में रखा हुआ अपना फोरहेड रिबन निकाला और उसे टाई करते हुए मिरर में खुद को देखने लगा। ये उसकी मैरिड लाइफ का फर्स्ट डे था। उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन उसको अपने अंदर कोई चेंज फील नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद वो खुद को पूरी तरीके से मैरिड फील कर ही नहीं पा रहा था। उसकी वेडिंग नाइट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जैसा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे मैरिड नहीं माना जाएगा। उन दोनों के बीच में अगर कोई सेक्स लाइफ नहीं भी हुई, तब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और वो अपने हस्बैंड का ही माना जाएगा। लेकिन वांग जी अभी भी यही सोच रहा था कि उसने पेट्रिया को एक अय्याश किस्म का इंसान समझा था, तो क्या उसने उसके बारे में गलत सोचा था? यही सब सोचते हुए वो मेडिटेशन में लग गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में वो क्वेश्चंस चलने लगे जिनके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। क्या मैं पेट्रिया को अट्रैक्टिव नहीं लगा? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो हमारी वेडिंग नाइट वाले दिन भी उसने मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ बिताना ज़रूरी समझा? वो मेडिटेशन से उठा और अपने रूम के बाहर आ गया, जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था। वो गार्डन में घूमने लगा, लेकिन अभी भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी। लैंड क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग अभिमान करना गलत था। वांग जी सोचने लगा कि मेरी शादी को 12 घंटे हुए हैं और मैंने ऑलरेडी 2 रूल्स तोड़ दिए हैं। उसने खुद को सजा दी कि वो बैठकर लैंड क्लैन के रूल्स को कॉपी करेगा। वो अपने रूम में वापस आता है, तभी एक मेड सर्वेंट उसके लिए टी और हॉट वाटर लेकर आती है। उसके रूम में इंक और पेपर नहीं थे, तो वो उस सर्वेंट से इंक और पेपर लाने के लिए कहता है। सर्वेंट जब उसके लिए इंक और पेपर लेकर आती है, तो उसे समझ नहीं आता कि वांग जी सुबह सुबह अपनी मैरिज लाइफ के फर्स्ट डे वाले दिन क्या लिखने बैठ गया है। लेकिन वांग जी किसी को कैसे बताता कि वो खुद को पनिश कर रहा है। अब मेड सर्वेंट वांग जी को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका हस्बैंड यानी इलिंग पैट्रियार्क अभी तक वहाँ नहीं था, और वांग जी को उसके बिना खाना अजीब लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड के बिना खाना पोलाइट नहीं माना जाता। लेकिन सर्वेंट उसे टी सर्व करते हैं और फिर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। वांग जी अपनी टी जैसे ही फिनिश करता है, तभी वहाँ पर इलिंग पैट्रियार्क आ जाता है। वो उसे कहता है तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए। वांग जी देखता है कि इलिंग पैट्रियार्क अपने वेडिंग रोब्स में नहीं था, वो ब्लैक और रेड कलर के कुछ प्लेन से कपड़ों में था। वांग जी सोचने लगता है कि वो मुझे वेडिंग चैम्बर में अकेले छोड़कर चला गया। क्या उसने अपनी किसी मिस्ट्रेस के साथ नाइट स्पेंड की होगी? लेकिन वांग जी ये सब नहीं सोचना चाहता था। वो ऑलरेडी खुद को पनिश कर चुका था और वो अपनी मैरिज लाइफ में पहले ही दिन एक जेलस लवर की तरह नहीं रहना चाहता था। वांग जी ने अपने सारे थॉट्स को साइड किया और उसने पैट्रियार्क से कहा मैं बहुत पहले ही उठ गया था। पैट्रियार्क कहता है मैंने कहा था ना, तुम्हें वो सब रूल्स यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो शाम तक भी आराम से सो सकते हो। मैं खुद अक्सर ऐसा ही करता हूँ। वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। पैट्रियार्क उसकी तरफ देखने लगता है, तो वो नोटिस करता है कि वांग जी अपने पुराने ब्लू रोब्स में ही था। उसने अपना फोरहेड रिबन भी पहना हुआ था और उसके हाथ में बीचन भी थी। पैट्रियार्क उससे पूछता है तुम्हें अपने न्यू रोब्स पसंद नहीं आए क्या? मैंने तुम्हारे शेल्फ्स में न्यू रोब्स रखवाए थे। वांग जी कहता है मैं श्योर नहीं था कि वो मेरे लिए ही है या नहीं। पैट्रियार्क कहता है ऑफ कोर्स वो सब तुम्हारे लिए ही थे, मैं किसी और के कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में क्यों रखवाऊंगा? वांग जी कहता है मैं वो कल से पहनना शुरू कर दूंगा। वांग जी को लग रहा था कि शायद इस बात पर पैट्रियार्क को गुस्सा आएगा, लेकिन पैट्रियार्क उससे कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब वांग जी उससे पूछता है क्या तुम्हारा बेटा भी हमें ज्वाइन करेगा? वांग जी बिल्कुल भी जेलस साउंड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत पोलाइट वे में पैट्रियार्क से पूछा। पैट्रियार्क कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया और वो वांग जी से कहने लगा आयुन मेरा बेटा नहीं है। वांग जी कहता है सॉरी मुझे गलत लगा, और उसको खुद पर बहुत गुस्सा आता है। पैट्रियार्क कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने हम दोनों को देखकर ऐसा ही सोचा होगा। आयुन वेंचिंग का कजिन है, उसके पेरेंट्स काफी समय पहले मर गए थे। वांग जी उससे कहता है वेंचिंग कौन है? पैट्रियार्क कहता है सॉरी मैंने गलत कह दिया, मैं वेचिंग कहना चाह रहा था। एक्चुअली टेक्निकली वो सब लोग वैन हैं। काफी सालों पहले वो सब लोग मेरे गेट पर आए थे और मुझसे मदद मांग रहे थे। वो वैन रोहान से परेशान हो चुके थे। दफन माउंटेन पर रहने वाले सारे वैन्स वैन रोहान से अलग होना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ आए थे। वांग जी भी याद करने लगता है सालों पहले क्लाउड रेसेस में ये खबर तो फैली हुई थी कि दफन माउंटेन के सारे वैन्स वैन रोहान से अलग हो गए हैं, लेकिन उन वैन लोगों को किसने आश्रय दिया इस बारे में किसी को नहीं पता था। अब उसे पता चल गया था कि उन वैन्स को आश्रय और किसी नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ने ही दिया था। पैट्रियार्क उससे पूछता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? वांग जी कहता है नहीं, वो लोग वैन रोहान के किए गए क्राइम्स में शामिल नहीं है, तो उन लोगों की गलती कैसे हो सकती है? पैट्रियार्क उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हंसने लगता है और वांग जी से कहता है क्या तुम्हें ये लगने लगा था कि तुमने किसी ऐसे इंसान से शादी की है जिसके नाजायज बच्चे हैं, या कोई ऐसा इंसान जो जिन गोंगशा जैसा अय्याश है? वांग जी कहता है मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे नाजायज बच्चे होंगे, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन पे जितने भी लोग होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं।
पेट्रिया कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं लेकिन उनमें से कोई भी मेरा नहीं है। और रही बात आयुन की, तो अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उसे मना कर दूंगा। वांगजी कहता है नहीं, मुझे उसकी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेट्रिया उससे कहता है तो हस्बैंड, मैंने सुना है तुम्हें लोग हंगुंजन बुलाया करते हैं। वांगजी से रिला देता है तो पेट्रियाक भी उसे पूछता है कहीं तुम्हारे तो चिल्ड्रन नहीं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। वांगजी को पता था कि पेट्रियाक उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है मेरे सेक्ट में ये सब नहीं होता। पेट्रियाक फिर उससे कहता है हो सकता है तुम्हारे सेक्ट में ये सब होता हो, तुम्हें बस पता नहीं है। वांगजी को फिर गुस्सा आने लगता है तो पेट्रियाक उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ कि मेरे कोई सौतेले बच्चे नहीं होंगे। अब पेट्रियाक रूम से बाहर जा रहा होता है, तभी वांगजी फिर उससे पोलाइट वे में पूछता है क्या मैं अपनी फैमिली को लेटर लिख सकता हूँ। पेट्रियाक कहता है हाँ बिल्कुल। कुछ समय बाद आयुन भी वांगजी के पास आ गया था और उसके रोप खींचते हुए बाहर ले गया था। आयुन उसे पूछता है तुमने गगा से शादी की है। हीलिंग पैट्रियार्क के लिए गगा सुनकर वांगजी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है कि पैट्रियार्क बच्चों के इतना क्लोज था। वांगजी आयुन से कहता है हाँ, तो आयुन उसे कहता है तुम कहाँ से आए हो। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बच्चे को कैसे बताए कि वो गुसू से है, तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास एक मैप है। वो उसे पास ही के एक मीटिंग हॉल में लेकर आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैप बना हुआ था। वांगजी अपने हाथों से इशारा करके उसे हीलिंग से गुसू तक का रास्ता बताता है। अब वांगजी उसे ड्रॉ करके बताता है कि क्लाउड रेसेस कैसा दिखता है। आयुन भी उसे लोटस पॉन्ड के बारे में कुछ ड्रॉ करके दिखाता है और वांगजी को वो ड्राइंग दे देता है। वांगजी उस ड्राइंग को अपने रूम में लाकर डेस्क पर रख देता है। पहले ही दिन आयुन वांगजी को बहुत फ्रेंडली लगता है। पूरा दिन वांगजी का ऐसे ही बीत जाता है। क्लाउड रेसेस की तरह यीलिंग में उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो वो अब अपने हस्बैंड की लाइब्रेरी में जाने का सोचता है। ये लाइब्रेरी क्लाउड रेसेस की लाइब्रेरी से काफ़ी छोटी थी और वैंस के अकॉर्डिंग उसका हस्बैंड जब लाइब्रेरी जाता था तो वो काफ़ी समय बाद ही वापस आता था। वांगजी अभी भी यही सोचे जा रहा था कि पैट्रियार्क ने आखिरकार उससे शादी क्यों की। उसकी वार्डरोब में ऑलरेडी सारा सामान भरवा दिया गया था और सारी ज्वेलरीज रख दी गई थी। इसका मतलब पैट्रियार्क मीटिंग में ही सोच कर आया था कि वो लान वांगजी से शादी करेगा, लेकिन शादी के पहले दिन ही वो उससे सिर्फ ब्रेकफास्ट टाइम पर मिला था और वेडिंग नाइट वाले दिन वो उसे छोड़कर चला गया था। तो अगर वो उससे फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहता तो आखिरकार उसने किस लिए लैन वांगजी से शादी की थी। वांगजी के दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार घूमने लगा था। उस दिन वांगजी ने अपने कपड़ों को चेंज किया और वही रोब पहना जो पैट्रियार्क ने उसके लिए रखवाया था। वो बस देखना चाहता था कि पैट्रियार्क का ये देखकर क्या रिएक्शन होता है। डिनर के वक्त पैट्रियार्क वांगजी पर ध्यान तो देता है, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान आयुन की तरफ होता है। बेचिंग ये बात नोटिस करती है और वो कई बार पैट्रियार्क का ध्यान वांगजी की तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रियार्क हर बार उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। डिनर खत्म होता है और पैट्रियार्क वहां से उठकर चला जाता है। उस रात वांगजी अपने चैम्बर में जाकर बस यही सोचता रहता है कहीं पैट्रियार्क ने वेंचिंग के कहने पर तो शादी नहीं की। क्या पैट्रियार्क और वेचिंग के बीच का रिश्ता इतना अच्छा हो सकता है कि वेचिंग के कहने पर पैट्रियार्क शादी भी कर ले। लेकिन अगर ऐसा उसने किया भी तो क्यों किया। अगर वो दोनों लवर्स होते तो वेचिंग पैट्रियार्क को वांगजी की तरफ ध्यान देने के लिए क्यों फोर्स करती। उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा, वांगजी ये सोचकर अभी भी गहरी सोच में था। इसी तरह वांगजी को बिरियल माउंट्स में रहते हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका पैट्रियार्क से मिलना सिर्फ ब्रेकफास्ट या डाइनिंग के समय ही हो पाता था। अब वांगजी बहुत डिसअपॉइंटेड फील करने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो अपने हस्बैंड के टच के लिए डेस्परेट था। अगर पैट्रियार्क उसके साथ बेड शेयर नहीं करना चाहता तो उसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने सोचा था कि कम से कम पैट्रियार्क उसके साथ डिनर करेगा, वो दोनों साथ में टी पियेंगे और शायद पैट्रियार्क उससे उसके लिए ग्यूचेन बचाने के लिए कहेगा या सिंगिंग करने के लिए कहेगा। लेकिन वांगजी ने अभी तक ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं किया था। वांगजी के पास बिरल माउंट्स में करने के लिए कोई काम नहीं था। अब वो एक दिन डाइनिंग हॉल में पैट्रियार्क से पूछता है कि क्या वो वैन स्टूडेंट्स के लेसन्स को देख सकता है या उनका इंस्ट्रक्टर बन सकता है। पैट्रियार्क कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं श्योर हूँ बच्चों को तुमसे सीखना बहुत अच्छा लगेगा, वो सब फेमस हंगुंजन के बारे में जानते हैं। तभी वांगजी को वैन स्टूडेंट से मिलवा दिया जाता है और वांगजी डेली 2 घंटे वैन स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड करना और उन्हें लेसन्स देना शुरू कर देता है। वैन क्लैन के कुछ इंस्ट्रक्टर और वैन चोलिन भी वांगजी की मदद करते हैं। वैन चोलिन जो कि वैनिंग का ही नाम था। वैन क्लैन के वो सारे बच्चे बहुत नोटी थे और कोई ना कोई शरारत किया करते थे। एक दिन पैट्रियार्क ये देखता है तो वांगजी से कहता है तुम इन एनिमल्स को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हो। पैट्रियार्क जब उन बच्चों के लिए एनिमल्स वर्ड्स यूज करता है तो वांगजी को अच्छा नहीं लगता। वांगजी उससे कहता है चाहे उन्हें इन डिसिप्लिन की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन उन्हें ये सब सीखना चाहिए। पैट्रियार्क कहता है मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, मैं तुम्हें शाओ शिनचैन से मिलवाऊंगा। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब कोई अच्छा इमोर्टल अपने स्टूडेंट्स को ठीक से ना सिखा पाए। पैट्रियार्क के मुंह से शाओ शिनचैन का नाम सुन के वांगजी कहता है तुम उन्हें जानते हो। पैट्रियार्क कहता है हाँ, हम दोनों रिलेटिव्स हैं, कभी कभी वो अपने कल्टीवेशन पार्टनर के साथ यहाँ रहने के लिए आया करते हैं। वांगजी ने शाओ शिनचैन के बारे में सुना था, हर एक कल्टीवेटर उनके बारे में जानता था, लेकिन कभी वांगजी ने उसे देखा नहीं था। वांगजी को पता था कि शाओ शिनचैन इमोर्टल बाओशिन सैरन के स्टूडेंट थे, तो क्या उसके हस्बैंड हीलिंग पैट्रियार्क का भी बाओशिन सैरन से कोई रिश्ता हो सकता है। वांगजी फिर पैट्रियार्क से बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता था, लेकिन उन दोनों के बीच में इंटीमेसी की इतनी कमी थी कि वांगजी उससे पूछ ही नहीं पाया। और वो पैट्रियार्क से कहता है ठीक है, मैं उन लोगों से मिलना जरूर पसंद करूंगा। वैन स्टूडेंट्स में एक लड़की थी आचिंग। आचिंग को शाओ शिनचैन और सोंगलान ही पैट्रियार्क के पास छोड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पैट्रियार्क अनाथ बच्चों की मदद करता है और उन्हें अपने साथ रखता है।
अब पैट्रियार्क वांगजी से सारे स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है, तो वांगजी एक एक करके सारे स्टूडेंट की स्किल्स के बारे में उसे बता देता है। पैट्रियार्क कहता है, तुमने सच में सब पर बहुत ध्यान दिया है। वांगजी कहता है, मैं क्लाउड रिसेस में भी यंग स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही वर्क किया करता था। पैट्रियार्क कहता है, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाती होगी ना? वांगजी कहता है, हाँ। पैट्रियार्क उससे कहता है, शायद हम दोनों भी एक दिन ड्वेल कर सकते हैं। वांगजी उसे बहुत सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है, तो पैट्रियार्क उससे कहता है, क्या मतलब है ऐसे देखने का तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ? वांगजी कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम कभी अपने साथ तलवार नहीं रखते। पैट्रियार्क कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास तलवार है, क्या तुम नेम गैस कर सकते हो? वांगजी कहता है, नहीं। पैट्रियार्क कहता है, तुम गैस भी नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। पैट्रियार्क उसके सामने बच्चों जैसा फेस बनाने लगता है। वांगजी उससे नजर चुराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में उसकी तरफ ही देखता रहता है। वांगजी को इस बात की खुशी हो रही थी कि अपनी शादी के इतने दिन बाद फाइनली पैट्रियार्क ने उससे बातें की थी। उसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं थी और पैट्रियार्क उसके साथ मजाक भी कर रहा था। अब पैट्रियार्क उसे कहता है, कल मिड ऑटम फेस्टिवल है, सारे बच्चे गांव से बाहर लैंटर्न्स देखना चाहते हैं, क्या तुम भी उनके साथ जाना पसंद करोगे हंगुंजुन? वांगजी कुछ समय साइलेंट रहने के बाद उससे कहता है, मिड ऑटम फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद करूंगा। वांगजी सोचने लगता है, कहीं मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कह दिया, शायद पैट्रियार्क को अपना हॉलीडे कहीं और स्पेंड करना हो। लेकिन पैट्रियार्क के फेस पर एक लवली स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है, तो हम फिर कल टाउन में चलते हैं और मेरे पास एक आइडिया है, हम भेष बदल कर जाएंगे। वांगजी कहता है, भेष बदल कर क्यों? पैट्रियार्क कहता है, अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो सब हमारी तरफ ही देखेंगे, क्या तुम चाहते हो कि लोग हंगुंजुन और रीलिंग पैट्रियार्क के बारे में ही बातें बनाते रहें? वांगजी कहता है, नहीं। तो पैट्रियार्क कहता है, तो ये तय रहा, हम भेष बदल कर ही जाएंगे, मेरे पास एक तालिस्मान है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वांगजी ने आज तक कभी इस तरीके की हरकत नहीं की थी, लेकिन उसके हस्बैंड को इस आइडिया में काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। अब पैट्रियार्क उसे कहता है, यिलिंग में काफ़ी जगह मेरा फेवरेट फूड मिलता है, हम दोनों मिलकर वहाँ ट्राई करेंगे। उस दिन डिनर के वक्त भी पैट्रियार्क इसी बारे में वांगजी से बातें करता रहा। वांगजी जब वापस अपने चैम्बर में आया तो उसे बहुत खुशी थी, क्योंकि पहली बार पैट्रियार्क और उसके बीच में इतनी बातें हुई थी। अब वांगजी अपना वार्डरोब खोलता है और अपने लिए कुछ स्पेशल पहनने के लिए सेलेक्ट करता है, क्योंकि उसे फेस्टिवल वाले दिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल पहनना ही था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की स्टेटस का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन सच तो ये था कि उसमें इतना एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि वो अपने हस्बैंड के लिए अच्छा दिखना चाहता था। कुछ दिनों से वांगजी को पैट्रियार्क बहुत अच्छा लगने लगा था। उसकी आंखें, उसकी स्किन, उसका अट्रैक्टिव लुक, बच्चों के साथ खेलते वक्त उसकी स्माइल, वांगजी ने ये सब कुछ पहले भी नोटिस कर लिया था, लेकिन अब कुछ दिनों से उसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था। वो पैट्रियार्क के साथ अपनी वेडिंग को कंप्लीट करना चाहता था या फिर उसके साथ बेड शेयर करना चाहता था। ये थॉट दिमाग में आते ही वांगजी के चीक्स रेड होने लगते हैं और वो अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर करते हुए सोचने लगता है, ज़रूरी नहीं कि पैट्रियार्क भी उसके बारे में वैसा ही सोचता हो जैसा वो सोचने लगा है, क्योंकि अभी तक पैट्रियार्क ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया था कि वो वांगजी को उस तरीके से चाहता है। वांगजी सोचने लगता है, मैं काफ़ी समय से क्लाउड रिसेस में नहीं हूँ और मैंने अपने मेडिटेशन पर भी ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मेरे दिमाग में इतने वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। अगले दिन फेस्टिवल का दिन था। वांगजी ने सोचा था कि वो सारे बच्चों के साथ लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन कोई भी उस दिन लेसन लेना नहीं चाहता था। वो वांगजी से स्टोरी सुनना चाहते थे और ड्राइंग बनाना चाहते थे। वांगजी स्टोरी सुनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो वैंग चोलिन की मदद लेता है। वैंग चोलिन सारे बच्चों को स्टोरी सुनाता है और वो सब लोग ड्राइंग बनाते हैं। आयुएन की बनाई हुई ड्राइंग फिर से वांगजी कलेक्ट करता है और चैम्बर में अपने पास ले आता है। आयुएन की बनाई कुछ ड्राइंग्स वो लैन चैचान को भी भेजा करता था। लैन चैचान भी उसके लिए ड्राइंग भेजा करता था। लैन चैचान और आयुएन के बीच में ड्राइंग्स भेजकर ही काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया था, लेकिन दोनों कभी मिलेंगे या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अब वांगजी रेड रोब्स वेयर करता है। वो पैट्रियार्क की लाई हुई ज्वेलरीज में से एक ज्वेलरी पहनता है और वो लोटस हेयर पिन जो पैट्रियार्क ने उसे दी थी वो वेयर करता है। अब सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयार हुए थे, लेकिन पैट्रियार्क कहता है, ये सभी जब वापस लौटेंगे तो पूरे मिट्टी में हो जाएंगे, इन्हें शायद हमें लोटस पॉन्ड में डालना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांगजी चुप चुप के उसकी स्माइल ही देखता रहता है। कुछ समय बाद पैट्रियार्क वांगजी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तुमने पहली बार रेड रोब्स पहना है ना? वेडिंग नाइट के बाद मैंने पहली बार तुम्हें रेड वेयर करते हुए देखा है। तुम्हारे क्लैन में 3000 रूल्स हैं, कहीं एक रूल ये तो नहीं कि तुम्हें रेड पहनने से मना किया गया है? वांगजी को गुस्सा आता है। उसके हस्बैंड को अभी आदत लग गई थी, जब भी वांगजी किसी चीज़ के लिए मना करता है तो पैट्रियार्क यही कहता है, कहीं तुम्हारे सेक्ट का कोई रूल तो नहीं है। वो जानबूझकर वांगजी को चिढ़ाता है। वांगजी कहता है, रेड पहनना मना नहीं है, लेकिन रेड ज़्यादातर वेडिंग्स या फेस्टिवल डेज में ही पहना जाता है। पैट्रियार्क कहता है, अच्छा अब मैं समझा। ओके गाइस, इस पार्ट स्टोरी में वांगजी को तो अब पैट्रियार्क से प्यार होने लगा है, लेकिन पैट्रियार्क उसके साथ अभी इतना कैजुअली क्यों बिहेव कर रहा है और मैंने पैट्रियार्क को वेइंग क्यों नहीं बुलाया, ये आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, कुछ लोगों ने कहा था कि प्लीज़ आप चैप्टर भी बता दिया करो, तो अभी हम चैप्टर 6 पर हैं। इसमें टोटल 32 चैप्टर्स हैं। ओके, आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।